हेलो क्लास नाइन्थ, वेलकम बैक टू आवर क्लास नाइन्थ साइंस सीरीज़। आज हम चैप्टर 13 को लाइन बाय लाइन समझेंगे, जिसका टॉपिक है इंटरेक्शन ऑफ सोलर रेडिएशन ऑन द अर्थ सरफेस। इंटरेक्शन का मतलब होता है किस तरह दो चीज़ें एक दूसरे को अफेक्ट करती हैं। यहाँ हम देखेंगे कि जो सन है वो अर्थ की सरफेस पर आकर क्या क्या चेंजेस करती है, सनलाइट जो है। सो डिफरेंट मटेरियल एब्जॉर्ब एंड हीट अप डिफरेंटली अंडर द सनलाइट। हर मटेरियल सनलाइट को एक जैसा एब्जॉर्ब नहीं करता। जैसे कुछ मटेरियल जल्दी गर्म हो जाते हैं और कुछ धीरे धीरे। अगर हम एग्जांपल लें तो जो रोड, सैंड या फिर हम कोई ब्लैक स्टोन लें, वो जल्दी गर्म होते हैं, लेकिन ग्रास या फिर वाटर कंपैरेटिवली धीरे धीरे हीट होते हैं। नेक्स्ट है, यू हैव ऑलरेडी लर्नड हाउ लैंड हीट्स अप फास्टर देन वाटर। आपने पहले भी पढ़ा था कि लैंड वाटर से जल्दी हीट होती है। इसी वजह से दिन के टाइम ज़मीन ज़्यादा गर्म होती है, जबकि जो समुद्र है या फिर जो वाटर है वो कंपैरेटिवली ठंडा रहता है। देयर मे बी सम वेरिएशन ड्यू टू मटेरियल फॉर्मिंग द लैंड एंड द कलर ऑफ द सॉइल। सिर्फ लैंड होना ही इम्पोर्टेंट नहीं होता, लैंड किस मटेरियल से बनी है और उसका कलर क्या है ये भी डिसाइड करता है कि वो कितनी हीट एब्जॉर्ब करेगी। डार्क सरफेसेस एब्जॉर्ब मोर सनलाइट while light colored surface reflect more and remain comparatively cooler। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डार्क कलर्स सनलाइट को अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इसी वजह से वो कंपैरेटिवली ठंडे रहते हैं। एग्जाम्पल लें तो डार्क कलर रोड है वो ज़्यादा हीट होगा, क्योंकि जो सनलाइट है वो जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगी, जिससे वो हीट जल्दी होगा। लेकिन जो लाइट कलर्ड सरफेस है वो कंपैरेटिवली कूलर रहेगा। सो अगर आप जून की धूप में इस वाले रोड पे जाओगे, ब्लैक रोड पे जाओगे, तो बहुत ज़्यादा गर्मी फील होगी। लेकिन वही अगर आप वाइट टाइल्स या फिर सीमेंट वाले फ्लोर पे जाओगे तो उतना गर्म नहीं लगेगा। रीज़न क्या है? क्योंकि जो ब्लैक कलर है वो एब्जॉर्ब कर लेता है सनलाइट को, लेकिन जो वाइट कलर है वो रिफ्लेक्ट करता है। तो जो ब्लैक कलर है वो क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है सनलाइट को, और जो वाइट कलर है वो रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, इसी वजह से जो रोड है ब्लैक रोड वो जल्दी हीट होते हैं, और जो वाइट रोड है या फिर जो ग्रीन ग्रास है वो कम हीट होते हैं। सो यू हैव ऑल्सो लर्न वाई डार्क कलर क्लोथ्स फील होटर देन वाइट वंस इन समर। इसी वजह से समर में ब्लैक टी शर्ट पहनने पर ज़्यादा गर्मी लगती है और वाइट टी शर्ट पहनने पर कंपैरेटिवली ठंडा लगता है। नेक्स्ट इज द फ्रैक्शन ऑफ सोलर रेडिएशन रिफ्लेक्टेड बाय ए सरफेस इज कॉल्ड एल्बेडो। द वर्ड एल्बेडो कम्स फ्रॉम लेटिन विच मीन्स वाइटनेस। अब एक इम्पोर्टेंट टर्म आती है एल्बेडो। एल्बेडो का मतलब है कोई सरफेस कितनी सनलाइट वापस रिफ्लेक्ट करती है। जितना ज़्यादा रिफ्लेक्शन उतना ही ज़्यादा एल्बेडो। अब एल्बेडो वर्ड जो है वो लेटिन लैंग्वेज से आया है। एल्बेडो ये आया है हमारा लैटिन लैंग्वेज से, जिसका मतलब होता है वाइटनेस, यानी सफ़ेद। क्योंकि वाइट सरफेस जो है वो ज़्यादा लाइट रिफ्लेक्ट करता है, लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। तो जितना ज़्यादा रिफ्लेक्शन होगा किसी भी चीज़ में, जितना ज़्यादा रिफ्लेक्शन होगा उसमें उतना ही ज़्यादा एल्बेडो होगा। अब आगे है, हाई एल्बेडो सरफेसेस स्टे कूल बिकॉज दे रिफ्लेक्ट मोर लाइट while low albedo ones heat up more quickly as they reflect less and absorb more light। जिन सरफेसेस में एल्बेडो हाई होता है वो सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर देती हैं, मतलब हीट एब्जॉर्ब कम होती है, इसी वजह से वो ठंडी रहती है। यहाँ पर देखिए,
हाई एल्बेडो सर्फेसेज रिफ्लेक्ट मोर सनलाइट एंड स्टे कूल। यहाँ पर स्नो है, स्नो रिफ्लेक्ट 80 to 90% ऑफ लाइट, ये लाइट को वापस रिफ्लेक्ट बैक कर रहे हैं। दैट वाई स्नो कवर्ड एरिया आर वेरी कोल्ड, इसीलिए वहाँ पर ठंड होती है। ऐसे ही आइस और ग्लेशियर्स में भी देखिए, आइस एंड ग्लेशियर रिफ्लेक्ट 50 to 70% ऑफ सनलाइट, सो दे हैव हाई एल्बेडो एंड रिमेन कूल। इसी वजह से थोड़ी ठंड रहती है। एग्जाम्पल हमने देख लिया स्नो, आइस या फिर वाइट रूफ। आगे हम पढ़ रहे थे लो एल्बेडो वंस हीट अप क्विकली एज दे रिफ्लेक्ट लेस एंड एब्जॉर्ब मोर लाइट। अब यहाँ पर देखिए ये कह रहा है लो एल्बेडो सरफेस क्या करती हैं, सनलाइट को कम रिफ्लेक्ट करती हैं और ज़्यादा एब्जॉर्ब करती हैं, इसीलिए वो जल्दी गर्म हो जाती हैं। एग्जाम्पल लें हम, यहाँ पर आपको एग्जाम्पल ब्लैक कार का दिखाया हुआ है, ओशियन वाटर है, डार्क रोड है। यहाँ पर दोनों का कंपैरिजन देखिए, हाई एल्बेडो एंड लो एल्बेडो का। यहाँ पर वाइट लाइट है तो ये क्या कर रही है, सनलाइट को रिफ्लेक्ट बैक कर रही है यहाँ पर, ठीक है। तो जितना ज़्यादा हाई एल्बेडो होगा उतनी ही जो चीज़ है वो सरफेस जो है वो कूल रहेगा, क्योंकि ये लाइट को ज़्यादा रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है। और जितना लो एल्बेडो होगा मतलब वो हीट अप जल्दी होंगे, जल्दी हीट अप होंगे और वो लाइट को एब्जॉर्व करेंगे और रिफ्लेक्ट कम करेंगे, ठीक है। Now let us try to find out the albedo of some of the common object we come across in our daily life। अब ये कह रहा है कि हमें कुछ जो ऑब्जेक्ट्स हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं उनका एल्बेडो हमें निकालना है। अब इस एक्टिविटी में हमें दिया हुआ है रिफ्लेक्शन ऑफ सोलर रेडिएशन बाय सरफेसेस ऑफ मटेरियल। कुछ मटेरियल के सरफेस पे जो लाइट का रिफ्लेक्शन है वो दिया हुआ है, उसके साथ उसका एल्बेडो। स्नो 80 to 90%, आइस 50 to 70%, क्रश्ड रॉक है वो 25 to 30%। मतलब स्नो जो है वो 80 to 90% सनलाइट रिफ्लेक्ट कर देता है, इसलिए स्नो कवर्ड एरिया बहुत ठंडे रहते हैं। आइस भी काफ़ी सनलाइट रिफ्लेक्ट करती है, इसलिए पोलर रीजन्स में टेम्परेचर लो रहता है। क्रश्ड रॉक सनलाइट का कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट करती है। हम बात करते हैं लाइट कलर्ड सॉइल की। जो लाइट कलर्ड सॉइल है उसका एल्बेडो ब्लैक सॉइल से ज़्यादा होता है, इसीलिए ये कंपैरेटिवली कम हीट होती है, लेस हीट। आगे ब्लैक सॉइल सनलाइट ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है, इसलिए ये क्या होगा, जल्दी गर्म होगी, फास्ट हीट अप हो जाएगी। ओशन वाटर का एल्बेडो लो होता है, लो एल्बेडो, ठीक है, इसी वजह से ओशन हीट स्टोर करते हैं। आगे है फ्रॉम टेबल 13.1 यू मस्ट हैव सीन दैट स्नो एंड आइस हैव हाई एल्बेडो। मतलब जिसका जितना हाई एल्बेडो उतनी ही वो रिफ्लेक्ट करेगी लाइट को, मीनिंग दे रिफ्लेक्ट अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ इनकमिंग सोलर रेडिएशन। दिस मेक्स पोलर रीजन वेरी कोल्ड। ऑन द अदर हैंड सरफेसेस लाइक ब्लैक सॉइल, जो ब्लैक सॉइल है, ओशन वाटर हैव लो एल्बेडो, तो ये क्या करेंगी, एब्जॉर्व करेंगी सोलर रेडिएशन को, इसीलिए ये गर्म रहते हैं। तो इससे हमें क्या समझ आया, स्नो और आइस ज़्यादा सनलाइट रिफ्लेक्ट करते हैं, इसीलिए उन तक पहुंचने वाली हीट का बड़ा हिस्सा वापस चला जाता है। और जो पोलर रीजन्स हैं इसी वजह से नॉर्थ पोल और साउथ पोल हमेशा बहुत ठंडे रहते हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं ब्लैक सॉइल या फिर ओशन वाटर, वो क्या करते हैं, सनलाइट को एब्जॉर्ब ज़्यादा करते हैं, इसीलिए कंपैरेटिवली वार्म रहते हैं। अब इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा, क्विक रिवीजन करते हैं हम। सन अर्थ को एनर्जी देता है, हर मटेरियल सनलाइट को अलग तरीके से एब्जॉर्ब करता है। डार्क सरफेसेस, जितना ज़्यादा डार्क सरफेस होगा उतना ही मोर एब्जॉर्प्शन होगा और उतनी ही मोर हीटिंग होगी। आगे जितना लाइट सरफेस होगा उसमें रिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा, और अगर रिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा इसका मतलब क्या है, वो लेस हीट अप होगा।
आगे हमने पढ़ा था एल्बेडो। एल्बेडो क्या होता है? जितनी कोई भी सरफेस है वो सनलाइट रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट बाय अ सरफेस। तो जितना ज़्यादा एल्बेडो उतना ही कूल सरफेस, जितना कम एल्बेडो उतना ही वार्म सरफेस। अब आपको यहाँ तक चैप्टर समझ आया हो तो आप मुझे क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कमेंट सेक्शन में। वाइट क्लोथ्स गर्मियों में ज़्यादा कंफर्टेबल क्यों होते हैं? इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। यू हैव ऑल्सो लर्नड इन द अर्लियर ग्रेड्स दैट ऑल ऑब्जेक्ट्स रेडिएट हीट। तो स्टूडेंट, हर ऑब्जेक्ट हीट को सिर्फ एब्जॉर्ब ही नहीं करता बल्कि बाद में उस हीट को वापस रिलीज भी करता है। इस प्रोसेस को कहते हैं री रेडिएशन ऑफ हीट। We feel hot inside a concrete house at night, especially during hot summer. This is due to re-radiated by the concrete during the night. अब ये कह रहा है ड्यूरिंग द डे कॉन्क्रीट एब्जॉर्ब्स सोलर रेडिएशन। दिन के टाइम पे जो कॉन्क्रीट है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, हीट एब्जॉर्ब हो जाती है और हीट एनर्जी इज टेकन इन बाय द कॉन्क्रीट सरफेसेस। क्या आपने नोटिस किया है कि गर्मियों में जब आप सीमेंट के घर में रहते हो रात को भी गर्म रहते हैं? क्यों? दिन भर जो कंक्रीट है सूरज की हीट को एब्जॉर्ब करता है और रात में वही हीट धीरे धीरे बाहर निकलती है, इसलिए रूम रात को भी गर्म रहता है। सो कॉन्क्रीट हाउस एट नाइट, वी फील हॉट इनसाइड ए कॉन्क्रीट हाउस एट नाइट स्पेशली ड्यूरिंग हॉट समर। अभी मैंने आपको बताया कि रात में जो हीट होती है वो बाहर निकलती है, इसलिए रूम रात को भी गर्म लगता है। However, traditional houses built with thick mud and wooden wall offers cool conditions even in hot summer due to less re-radiation. पुराने ज़माने में मिट्टी और लकड़ी के घर इतनी हीट एब्जॉर्ब नहीं करते थे, इसलिए वो कम हीट रिलीज़ करते थे और अंदर से ठंडे भी रहते थे। तो क्या होता है, दिन के टाइम में जो कॉन्क्रीट सरफेस होता है वो सोलर लाइट एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से हीट एब्जॉर्ब हो जाती है और नाइट टाइम में वही हीट जो स्टोर्ड हीट है वो स्लोली बाहर निकल जाती है। इसलिए जो कंक्रीट हाउस हैं वार्म रहते हैं नाइट में, स्पेशली इन समर। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि वाई डू द कंक्रीट हाउसेज रिमेन वार्म्स एट नाइट। अब यहाँ पर देखिए एक पुराने ज़माने का घर है। इस पुराने ज़माने में क्या होता था, लेस हीट एब्जॉर्ब होती थी, इसीलिए ये क्या होता था, ठंडा रहता था। तो मड एंड वुड एब्जॉर्ब वेरी लेस हीट, दे रिलीज लिटिल हीट एट नाइट। जब हीट एब्जॉर्प्शन ही बहुत कम होगा तो रिलीज भी बहुत कम होगा, इसीलिए जो घर हैं वो हमेशा ठंडे रहते हैं पुराने टाइम के। तो ट्रेडिशनल हाउसेज बिल्ड विथ थिक मड एंड वुडन वॉल्स रिमेन्स कूल। आगे बढ़ते हैं हम थ्रेड्स ऑफ क्यूरियोसिटी में। अर्बन हीट आइसलैंड अफेक्ट, सिटीज़ आर वार्मर देन सराउंडिंग रूरल एरियाज। सिटीज़ का टेम्परेचर जो है विलेज के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है, खासकर समर के टाइम में, वो भी रात को। सो सिटीज़ आर वार्मर देन देयर सराउंडिंग रूरल एरियाज स्पेशली ड्यूरिंग समर एंड एट नाइट कंपेयर टू रूरल एरियाज। सिटीज़ हैव मोर बिल्डअप एरियाज इंक्लूडिंग बिल्डिंग ऑफ स्टील, concrete, brick, roads made up of concrete and asphalt। अब जो सिटीज़ होती हैं वहाँ पर क्या होता है, कंक्रीट के बिल्डिंग्स बने होती हैं, रोड्स और फ्लाईओवर बहुत ज़्यादा होते हैं। तो कंक्रीट और एसफॉल्ट दिन में सूरज की हीट को क्या करते हैं, वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं दिन के टाइम पे। जब वो हीट एब्जॉर्ब करेंगे तो उसको स्टोर भी करेंगे। अब स्टोर करी हुई हीट क्या होगी, री रेडिएट होगी। तो ये जो रात को ये स्टोर्ड हीट वापस रिलीज होती है, इसी वजह से सिटी में ज़्यादा गर्मी होती है विलेजेस से। सो सिटीज़ आर वार्मर देन सराउंडिंग रूरल एरियाज, ह्यूमन एक्टिविटीज़ एंड लैंड चेंज लोकल क्लाइमेट। अब वहाँ पर क्या होता है, सिटीज़ में बहुत सारी बिल्डिंग्स होती हैं, रोड फ्लाईओवर बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, हीट का जो एब्जॉर्प्शन है वो बहुत ज़्यादा होगा। अगर हीट एब्जॉर्ब ज़्यादा अमाउंट में होगी तो वो रिलीज़ भी क्या होगी, बहुत ज़्यादा अमाउंट में होगी। तो हाई टेम्परेचर है, क्यों? क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा बिल्डिंग्स हैं, रोड हैं, सोलर रेडिएशन बहुत ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है दिन के टाइम पे, स्टोर करती है हीट और रिलीज़।
हीट को स्टोर करती है और उसी हीट को रात के टाइम पे रिलीज़ कर देती है। इसीलिए जो सिटीज़ हैं वो वार्म रहती हैं रूरल एरियाज से। ऑल these material absorb solar radiation and retain heat. The re-radiated heat from these material warm cities more than the surrounding rural areas. The increased energy demand for air conditioning further stressing the urban ecosystem. Rural areas and forests have more vegetation and stay cool through shade and plant transpiration. The urban heat island effect shows how human land use can ऑल्टर द लोकल क्लाइमेट। अब हम डिस्कस करते हैं क्या कि जब सिटी ज़्यादा गर्म होगी तो लोग ज़्यादा एसी चलाएंगे, इससे इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड भी बहुत बढ़ेगी। ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो पोल्स हैं, पोल पर जो सनलाइट आ रही है वो क्या हो रही है, वो किस एंगल पे आ रही है, किसी एंगल पे फॉल हो रही है। लेकिन जब हम इक्वेटर पे देखते हैं, एक मिनट, जब हम इक्वेटर पे देखते हैं तो इक्वेटर पे ये लाइंस क्या हो रही हैं, स्ट्रेट फॉल हो रही हैं। सो स्लैंटिंग रेज एट पोल्स स्प्रेड ओवर ए लार्ज एरिया एंड लेस इंटेंस हीट। इसीलिए पोल्स पर बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती है। इक्वेटर पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है क्योंकि वहाँ पर डायरेक्ट सनरेज आती हैं। नीचे इधर इसी यही है कि जो पोल्स हैं यहाँ पर स्लैंटिंग लाइट आ रही है, इसीलिए यहाँ पर गर्मी कम होती है। So radiation at equator is concentrated over a small area. इक्वेटर पर जो कंसंट्रेशन है सनलाइट की वो बहुत ही छोटे एरिया में है, इसीलिए वहाँ ज़्यादा हीट होती है। रेडिएशन स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया इन द पोलर रीजन। पोल्स पर वहीं एनर्जी बड़े एरिया में फैल जाती है, इसलिए वहाँ कम हीटिंग होती है। So that is why equatorial regions remain relatively warm throughout the year, where polar regions experience much colder condition. This uneven heating creates temperature difference between the equator and pole. पोल्स पर वही एनर्जी बड़े एरिया में फैल जाती है, अभी बताया था मैंने, और इक्वेटर पर कम एरिया में फैलती है। तो इसीलिए इक्वेटर्स क्या होते हैं, ऑल द ईयर हीट रहती है, वहाँ पर गर्म रहते हैं वो सारा टाइम, और पोल्स पर बहुत ठंड पड़ती है क्योंकि उन्हें कम हीट मिलती है। तो जब अलग अर्थ के, जो हमारी अर्थ है उसके अलग अलग पार्ट्स में हीट की जो अमाउंट है वो अलग अलग होगी, तो टेम्परेचर भी क्या होगा, अलग अलग होगा। So you have also learned that how Earth's spherical shape and the tilt of Earth's axis of rotation give rise to seasons and changing of length of daytime during one revolution of Earth around the sun. अब ये कह रहा है कि अर्थ अपनी एक्सिस पर थोड़ी झुकी हुई है, इसी टिल्ट की वजह से क्या होते हैं, समर, विंटर और बाकी सीजन्स आते हैं। सो सोलर रेडिएशन इज़ नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द ग्लोब। इसलिए जो सन की एनर्जी है वो पूरी अर्थ पर बराबर नहीं पहुंचती। इसी अनइवन हीटिंग की वजह से ही हवा चलती है और ओशियन में करंट्स बनते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे रोल ऑफ द एटमॉस्फेयर। द एयर सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। अर्थ के चारों तरफ गैस की जो लेयर है उसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। इट इज़ हेल्ड इन द प्लेस बाय द फोर्स ऑफ अर्थ्स ग्रेविटी। अर्थ की ग्रेविटी एटमॉस्फेयर को अपने पास रोक के रखती है। अगर ग्रेविटी नहीं होगी तो सारी गैसेस स्पेस में चली जाएंगी। तो इट कंसिस्ट ऑफ मेनली, और इसमें क्या क्या है, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन दैट इज 21%, with the small amount of argon, carbon dioxide, water vapor and other gases. हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन दैट इज़ 78% होती है, और उसके बाद ऑक्सीजन दैट इज़ 21%। बाकी सिर्फ 1% आर्गॉन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स और कुछ दूसरी गैसेज होती हैं। ये कम मात्रा में भी होते हुए हमारे जो वेदर है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हो, अर्थ एटमॉस्फेयर हेल्ड क्लोज बाय ग्रेविटी। ग्रेविटी ने अर्थ को क्या किया हुआ है, अपनी साइड पुल किया हुआ है। ग्रेविटी इज द फोर्स दैट पुल्स एवरीथिंग टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। इसी की वजह से ही क्या होता है, हम अपने आप को बाकी सिर्फ 1% आर्गॉन,
कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स और कुछ दूसरी गैसेज होती हैं, ये कम मात्रा में भी होते हुए हमारे जो वेदर है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं। अभी हमने पढ़ा कॉम्पोजिशन ऑफ अर्थ सरफेस, जिसमें जो नाइट्रोजन होती है दैट इज़ 78%, सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती है ये, एंड ऑक्सीजन 21% दैट इज़ असेंशियल फॉर द रेस्पिरेशन एंड सपोर्टिंग लाइफ। और दूसरी गैसेज जैसे आर्गॉन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स हैं, ये छोटे छोटे अमाउंट में प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में, बट दे आर स्टिल इम्पॉर्टेंट. So the delicate mix of these gases create a perfect condition for life on earth, और इन्हीं की वजह से ही हम अपनी लाइफ प्रॉपरली सर्वाइव कर पाते हैं. अर्थ एटमॉस्फेयर हैज़ लेयर्ड स्ट्रक्चर. This structure of atmosphere is important as it helps explain key weather patterns. ये कह रहा है कि अर्थ के अराउंड सिर्फ एक लेयर नहीं है, एटमॉस्फेयर की 5 अलग अलग लेयर्स हैं. वो कौन कौन सी हैं? ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीसोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर. इनको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं पहले. सबसे पहले आता है हमारा ट्रोपोस्फियर. ट्रोपोस्फियर जो है वो सबसे लोएस्ट लेयर है जिसमें हम रहते हैं, सांस लेते हैं, जहाँ पर क्लाउड, वेदर और स्टॉर्म्स आते हैं. आगे है स्ट्रेटोस्फियर. स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन लेयर है दैट कंटेन्स ओजोन लेयर दैट एब्जॉर्ब्स हार्मफुल यूवी रेज. इसके बाद आती है मीजोस्फियर. मीजोस्फियर में मीटियोर आते हैं, मीटियोर आकर वहीं पर ख़त्म हो जाते हैं. आगे है थर्मोस्फियर. थर्मोस्फियर एक बहुत ही थिन लेयर है जहाँ पर वेट हाइट के साथ टेम्परेचर इंक्रीज होता है. आगे है एक्सोस्फियर. ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर है जहाँ पर सैटेलाइट्स वगैरह रहते हैं. तो ये 5 लेयर हैं जिससे हमारा एटमॉस्फेयर बना हुआ है. विदाउट द गैसेस एंड विदाउट द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर हमारा अर्थ पे रहना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा. अब मैं आपको एक इजी निमोनिक बताती हूँ, इनको कैसे लर्न करोगे आप. निमोनिक क्या है? इसके लिए ETMST. एलिफेंट कैन इंजॉय. T से टेस्टी ट्रीट्स, M से मेड बाय मंकीज, S से सिटिंग ऑन टॉल, T से ट्रीज. So ETMST is the mnemonic. E से एक्सोस्फेयर, T से थर्मोस्फेयर, M मीजोस्फेयर, S स्ट्रेटोस्फेयर एंड T ट्रोपोस्फेयर. है ना मज़ेदार ट्रिक याद करने के लिए. अब हम आगे डिस्कस करते हैं. These स्ट्रक्चर हेल्प टू एक्सप्लेन की वेदर पैटर्न्स. इन्हीं लेयर की वजह से ही वेदर्स, क्लाउड, रेन और स्टॉर्म को हम ईजिली समझ पाते हैं. और जितने भी वेदर फिनोमेना हैं ये सारे किस में होते हैं? हमारे ट्रोपोस्फेयर में होते हैं हमारे वेदर फिनोमेना. चाहे रेन है, क्लाउड है, विंड है, थंडरस्टॉर्म है, स्नोफॉल, जैसे सारे वेदर चेंजेस ट्रोपोस्फेयर में होते हैं. जिसकी एवरेज हाइट कितनी होती है? जिसकी एवरेज हाइट होती है 12 किलोमीटर तक. 0 से लेकर 12 किलोमीटर तक यहाँ पर मेंशन भी है. 0 to 12 किलोमीटर होती है. टेम्परेचर डिक्रीजेज विद हाइट. जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं टेम्परेचर कम होता है. जैसे जैसे हम ट्रोपो से स्ट्रेटो, मीज़ो, थर्मो में जाएंगे तो टेम्परेचर क्या होगा? डिक्रीज होता जाएगा. इसलिए माउंटेन्स की चोटियाँ ठंडी होती हैं. वार्म एयर राइजेस एंड ड्राइव्स विंड एंड स्टॉर्म्स. गर्म हवा हल्की होती है इसलिए ऊपर उठती है और इसी मूवमेंट की वजह से ही हवा चलती है और स्टॉर्म बनते हैं. अब बात करते हैं हम स्ट्रेटोस्फेयर की. स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है? ट्रोपोस्फेयर के ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर होता है. यहीं ओजोन लेयर भी बोलते हैं इसको, जो हमें सनलाइट से हार्मफुल जो यूवी रेज आती हैं उनको एब्जॉर्व कर लेती है. टेम्परेचर इंक्रीजेज विद हाइट इन द स्ट्रेटोस्फेयर. यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है कि स्ट्रेटोस्फेयर में ऊपर जाने पर टेम्परेचर बढ़ता है. स्ट्रेटोस्फेयर में, ध्यान से समझना इस बात को, कि स्ट्रेटोस्फेयर में जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे, वैसे तो हम जब ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है. लेकिन जब हम स्ट्रेटोस्फेयर में जाते हैं तो क्या होगा? जब हम ऊपर जाएंगे तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा. वो क्यों होगा? क्योंकि ओजोन यूवी रेज को एब्जॉर्व करके हीट बनाती है. इसीलिए
दिस कीप्स द वेदर कन्फाइंड टू द ट्रोपोस्फियर। इसी वजह से हवा का मिक्सिंग कम होता है और वेदर सिर्फ ट्रोपोस्फियर तक ही रहता है। अब बात करते हैं स्ट्रेटोस्फियर से ऊपर। स्ट्रेटोस्फियर के बाद आते हैं मीजोस्फियर, उसके बाद थर्मोस्फियर, उसके बाद एक्सोस्फियर। एट द हाइट ऑफ अबव 100 किलोमीटर above the earth surface begins outer surface। अर्थ की सरफेस से लगभग 100 किलोमीटर ऊपर से आउटर स्पेस की शुरुआत मानी जाती है। मतलब हम यहाँ से 100 किलोमीटर लगा लो थर्मोस्फेयर तक, 100 किलोमीटर, हाफ थर्मोस्फेयर तक लगा लो ऑलमोस्ट, यहाँ तक क्या होती है, उससे ऊपर आउटर स्पेस की शुरुआत हो जाती है। दीज एटमोस्फेरिक लेयर रेगुलेट्स एनर्जी फ्लो। एटमोस्फेयर की जो ये लेयर्स हैं 5, एक्सोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, मीजोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, इन लेयर से ही अर्थ पर हीट और एनर्जी का बैलेंस रहता है। इसी से ही वेदर, क्लाइमेट और लाइफ पॉसिबल है। सो एटमोस्फेयर हमारे लिए एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह काम करता है। ये सन से जो यूवी रेज आती हैं उनको एब्जॉर्ब भी करता है और हमारी स्किन डैमेज या फिर दूसरे हार्मफुल इफेक्ट से भी हमें बचाता है। सो क्लाउड्स एंड अदर गैसेस ऑल्सो एब्जॉर्ब सम लाइट बिफोर इट रीचेज द अर्थ सरफेस। सेकेंडली, इट ट्रैप्स आउटगोइंग हीट। द अर्थ सरफेस एब्जॉर्ब सनलाइट एंड री रेडिएट इट इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड रीजन। अब क्लाउड और एटमॉस्फेयर की गैसेस भी क्या करती हैं, सन की कुछ एनर्जी को एब्जॉर्व कर लेती हैं। तो अर्थ जो है हमारी दिन में हीट एब्जॉर्व करती है और रात को रिलीज करती है। डे टाइम में तो वो हीट क्या करती है, एब्जॉर्व करती है हमारी अर्थ, और नाइट टाइम में उस हीट को क्या करती है, रिलीज कर देती है। ठीक है, तो जब वो हीट, एटमॉस्फेयर उस हीट को क्या करता है, कुछ पार्ट उसका रोक लेता है, जिसकी वजह से जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं लाइक CO2, मीथेन एंड वाटर वेपर एब्जॉर्ब दिस री रेडिएटेड हीट, प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम एस्केपिंग इनटू द स्पेस। जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर है, ये कुछ चीज़ें हैं जो ग्रीन हाउस गैसेज अर्थ की हीट को ट्रैप करते हैं और प्लेनेट को ज़्यादा ठंडा होने से बचाते हैं। विदाउट द एटमोसफेयर द अर्थ वुड बी टू कोल्ड फॉर अस टू सर्वाइव। बिना एटमॉस्फेयर के, अगर एटमॉस्फेयर ही नहीं होता तो अर्थ पर इतनी ठंड होती कि हम सर्वाइव ही नहीं कर पाते। एक्सेस CO2 कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग। लेकिन जब क्या होता है, CO2 जब हमारी बहुत ज़्यादा अमाउंट में बढ़ जाती है, तो अगर CO2 इंक्रीज होगी इसका मतलब क्या है, ज़्यादा हीट ट्रैप होगी, ज़्यादा हीट ट्रैप होगी, इसी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। वीनस, अब आपको एक फैक्ट है, वीनस इज होटर देन मरकरी इवन दो मरकरी इज क्लोजर टू द सन। आपने प्लैनेट सिस्टम में देखा होगा, सोलर सिस्टम में, कि जो ये तो सन है मान लिया हमारा, सन के पास कौन सा प्लैनेट होता है, मरकरी, उसके बाद वीनस। लेकिन वीनस मरकरी से ज़्यादा गर्म होता है, क्योंकि वीनस के एटमॉस्फेयर में, क्यों होता है ये, क्योंकि वीनस के एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ज़्यादा अमाउंट में होती है। तो जो जितनी हीट ट्रैप कर लेता है उसका टेम्परेचर उतना ही ज़्यादा होगा, इसीलिए वो मरकरी से ज़्यादा हीट होता है, हॉट होता है। दिस इज बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ एटमोसफेयर ऑन वीनस विच लीड टू एन अनकंट्रोल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसी वजह से ही उसका टेम्परेचर क्या होता है, मरकरी से भी ज़्यादा होता है। अब आपको एक अमेजिंग फैक्ट बताती हूँ, क्या आप जानते हैं वीनस का जो टेम्परेचर है, अब जो वीनस का एटमॉस्फेयर है वो बहुत ज़्यादा किसकी वजह से गर्म होता है, CO2 की वजह से, क्योंकि ये ज़्यादा हीट ट्रैप कर लेता है। अब एक अमेजिंग फैक्ट मैं आपको बताने जा रही थी, जो वीनस है इसका टेम्परेचर अप्रोक्स 465 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जो पिज़्ज़ा ओवन से भी ज़्यादा होता है। इसलिए वीनस को अर्थ का एविल ट्विन भी कहा जाता है। वीनस का दूसरा नाम क्या है, एविल ट्विन, ट्विन भी कहा जाता है। कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएंगे कि क्या आपको वीनस प्लैनेट के इस अमेजिंग सीक्रेट के बारे में पता था कि ये मरकरी से भी ज़्यादा हीट होता है। कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप
मुझे कि क्या आपको इस सीक्रेट के बारे में पता था कि मरकरी लेस हॉट होता है वीनस से, जबकि ये सन के बहुत पास होता है। तो आज हमने पढ़ा एटमॉस्फेयर की लेयर्स, ओजोन लेयर, ग्रीन हाउस इफेक्ट और वीनस के अमेजिंग फैक्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। And in the next video, we will cover the topic uneven heating causes wind and ocean currents. Till then, keep learning, keep growing. Keep watching the video.